नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 21 लेसन पढ़ रहे थे, वस्त्र का व्यक्तित्व से संबंध। कल हमने बच्चों इसके बारे में पढ़ा था कि वस्त्र किस प्रकार से हमारी एक मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और वस्त्रों की आवश्यकता क्यों होती है, वस्त्रों के क्या कार्य है। वस्त्र जो है हमारे शरीर की बाहरी वातावरण से सुरक्षा करते हैं, है ना। इसके साथ साथ वस्त्र जो होते हैं हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक और प्रभावशाली बनाते हैं। और किस प्रकार से वस्त्रों का डिज़ाइन जो है हम बनाएं, और वस्त्रों का डिज़ाइन, उनका रंग, उसकी बनावट भी जो है हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो वही हम कल पढ़ रहे थे, तो आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो चलते हैं हम टेक्स्ट बुक की ओर बेटा। तो आज बच्चों हम रंग के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो पिछली कक्षा में हमने रंगों का विस्तृत अध्ययन किया है, और रंग जो होते हैं वो भी वस्त्रों की बनावट में विशेष महत्व रखते हैं। और परिधान में जो है रंग जो होते हैं एक प्राण की तरह होते हैं, हम कह सकते हैं। रंगों के बिना वस्त्र जो होते हैं बहुत ही फीके लगते हैं और जीवंत नहीं लगते, हम कह सकते हैं आकर्षक नहीं लगते हैं। रंगों की वजह से ही वस्त्र जो है जीवंत और आकर्षक लगते हैं। वस्त्रों में नमूना बनाते समय रंग का संयोजन अपना एक विशिष्ट और अनोखा स्थान रखता है, और रंगों का प्रयोग ही हमारी व्यक्तिगत रुचि पर भी निर्भर करता है। और वस्त्रों में रंगों का आयोजन व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित भी करता है ना, क्योंकि वह उसके व्यक्तित्व को उभारने में एक शक्तिशाली माध्यम है। वो है रंग वस्त्रों का किस प्रकार का है। कितने भी सुंदर और उचित गुण व्यक्तित्व में हो, फिर भी अगर वस्त्र परिधान का रंग अगर उन्हें फबने वाला नहीं होगा तो व्यक्तित्व को हानि सहन जो है वो करनी पड़ सकती है। हम कह सकते हैं कि वो व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। तो वस्त्र में रंगों की गहराई और व्यक्ति की त्वचा का रंग कैसा है ना, और आयु का भी इफेक्ट पड़ता है, आकार का भी इफेक्ट पड़ता है ना। ये सभी चीज़ें जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। यदि एक बुजुर्ग व्यक्ति है और वो तड़क भड़क वाले और डार्क कलर के और रंगीन कपड़े पहनेंगे तो इतना उनके व्यक्तित्व पर जो है वो उल्टा इफेक्ट पड़ता है। तो एज के अकॉर्डिंग अपने कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग हमें जो है वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, रंगों का चुनाव करना चाहिए। अपनी त्वचा के रंग के अकॉर्डिंग हमें जो है अपने वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए उचित रंगों का संयोजन होना चाहिए। पहनने वाले को एक विशेष इससे आत्मविश्वास उत्पन्न होता है ना। यदि हम विद्यालय जा रहे हैं और वहाँ पर हम यूनिफॉर्म पहन कर नहीं जाएंगे, तड़क भड़क वाले कपड़े पहन के जाएंगे तो वहाँ के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं है, और वहाँ पर यूनिफॉर्म ही अच्छी लगेगी। और यदि किसी फंक्शन में जा रहे हैं वहाँ यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे तो वो वहाँ के अकॉर्डिंग नहीं है ना। तो वो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो फैशन के अनुसार भी रंगों का प्रयोग रुचिकर होता है। फैशन के अकॉर्डिंग भी हमको रंगों को चूज करना चाहिए। रंगों का सौंदर्यात्मक प्रभाव के साथ साथ संवेगात्मक प्रभाव भी होता है। व्यक्ति पर विभिन्न रंगों के विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं, है ना। लाइट कलर यदि हम पहनते हैं तो लाइट कलर जो होते हैं, जैसे वाइट कलर है, तो ये जो है हमें जो है शांति देता है, ठंडक देता है, संतोष देता है, प्रसन्नता देता है ना। और यदि जैसे लाल रंग यदि हमने पहना है तो इससे उत्सुकता है, जोश है, उत्तेजना है। कहने का मतलब कि विभिन्न प्रकार के रंगों के उपयोग से भी हमारे मन में जो है हमें विभिन्न प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं, है ना। तो संवेगों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है ना। उत्सुकता, खुशी, हर्ष, है ना, क्रोध, गुस्सा, चिंता, ये सब क्या है, संवेग है। तो देखिए बच्चों, यदि हम लाल रंग पहनते हैं तो उत्सुकता आती है, हमें जोश आता है, उत्तेजना आती है ना, ऊर्जावान भी रहते हैं। और पीला रंग पहनते हैं तो हमें खुशी मिलती है, खिले हुए रहते हैं हम, जोश रहता है हमें। हरा रंग पहनते हैं तो उससे हमको ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है, संतोष मिलता है, विश्राम और सुहावना लगता है ना, अच्छा लगता है, फ्रेंडली लगता है हरा रंग। नारंगी रंग जो होता है वो हमें प्रसन्नता देता है, उल्लास देता है, उत्साह देता है, जोश देता है। नीला रंग हमको शांति प्रदान करता है, गंभीर, पेशेंस का गुण इसमें डेवलप होता है, शीतलता आती है ना। और जामुनी रंग ये भी हमको जो है चमकीला, संतोष, प्रभावी बनाता है। सफ़ेद रंग यदि हम पहनते हैं तो स्वच्छ, शुद्ध, ठंडा, शांति मिलती है, मौन जो है हम रहते हैं, है ना। तो हम जैसे कपड़े पहनेंगे, जैसा रंग हम चूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें वो उसी प्रकार के संवेग जो है वो उत्पन्न होने लग जाते हैं।
है ना। तो ये सब क्या है, संवेगी है। काला रंग यदि पहनेंगे तो हमने पुराना है, शोक है, अवसाद है, विरोध प्रदर्शन करना है। ये काले रंग के जो है, काले रंग को पहनने से इस प्रकार की फीलिंग्स आती है, संवेग उत्पन्न होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के रंग भी जो है हमारे व्यक्तित्व को जो है वो प्रभावित करते हैं। तो हमें सोच समझ के अच्छे रंगों का अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू समय जो है वो यूज़ करना चाहिए, है ना। फिर चलते हैं बच्चों बनावट। बनावट की बात करें तो बनावट जो है कला के तत्वों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वस्त्र का बाहरी स्वरूप जो है और स्पर्श जो है संबंधी गुण जो होते हैं उसी को बनावट कहते हैं। बनावट का मतलब क्या है कि जो वस्त्र आपने बनाए हैं वो किस तरीके का सिला हुआ है ना, और उसका स्पर्श कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा है, खुरदरा है, वो क्या कहलाती है, उसकी बनावट कहलाती है। सुंदर तरीके से सिला हुआ है या नहीं है ना, व्यवस्थित है या नहीं है, इसी को हम बनावट कहते हैं। अब वस्त्र की सतह चिकनी है, खुरदरी है, रोएदार है, चमकीली है, मुलायम है, कड़क है, ये क्या कहलाती है, इसको बनावट कहलाती है ना, जिसको स्पर्श करके हम देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब नमूना बनाते समय वस्त्र की बनावट का विशेष ध्यान रखा जाता है ना, और बनावट में हमेशा एकरूपता होनी चाहिए। जैसे मखमल पर जो है मखमल का ही पैबंद लगाना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम सिल्क का जो है ब्लाउज सिल रहे हैं उसके ऊपर कॉटन का जो है वो पाइपिंग लगा रहे हैं, तो हमारा वस्त्र अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मखमल का यदि हम वस्त्र सिल रहे हैं तो मखमल का ही पैबंद उस पर लगाएंगे, है ना। यदि फट गया है तो उसके ऊपर मखमल का पैबंद लगाएंगे तभी वो अच्छा लगेगा, उसमें एकरूपता दिखाई देगी। और यदि मखमल का कोई वस्त्र है, फट गया है, उस पर कॉटन का यदि हम पैबंद लगाते हैं तो वो उस पर फबेगा नहीं और अलग से हट के उभर कर दिखेगा, और इससे वो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। आया समझ में, उसमें एकरूपता नहीं दिखेगी। तो खुरदरी सतह पर खुरदरी सतह के डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, और चिकनी सतह पर चिकने, है ना, मुलायम सतह पर मुलायम, है ना। तो इस तरीके से हमको जो है वस्त्रों की बनावट, जब वस्त्रों को हम बनाते हैं तो विशेष रूप से हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, सभी डिज़ाइन जो होते हैं कला तत्वों के अध्ययन से ही ज्ञात होता है कि वस्त्र पर डिज़ाइन का नमूना रेखा, आकार, रंग और बनावट के संतुलित संयोजन से बनता है। बिल्कुल सही है। वस्त्रों का जो डिज़ाइन है या जो नमूना है वो किससे तैयार होता है, रेखाओं से, आकार से, रंग से और बनावट से। इन चार चीज़ों से जो है वो वस्त्रों का डिज़ाइन बनता है, और इनका अस्त व्यस्त संयोजन जो होगा वो नमूने को आकर्षक नहीं बनाएगा। यदि इनमें से एक भी चीज़ जो है अस्त व्यस्त है तो हमारा वस्त्र जो होगा हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, है ना। जिस प्रकार से किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए कला के तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरह से डिज़ाइन के सिद्धांत भी अत्यंत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम आगे। तो अभी हमने देखा था कि जिस प्रकार से डिज़ाइन को बनाने के लिए कला के तत्व आवश्यक होते हैं, ठीक उसी प्रकार से डिज़ाइन के सिद्धांत भी आवश्यक होते हैं। तो डिज़ाइन के सिद्धांत क्या है, प्रत्येक प्रकार की कला के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे वस्त्र बनाना, वस्त्र पर डिज़ाइन बनाना, दोनों ही अपने आप में एक कला है। बिल्कुल सही है। इन सिद्धांतों का अनुकरण आधारभूत मानकर हमें करना चाहिए। वस्त्र किस प्रकार का है, डिज़ाइन किस प्रकार की देनी है ना, किस प्रकार का वस्त्र हमें सिलना है, ये सभी चीज़ें हमें आनी चाहिए। इन सिद्धांतों को अनम्य नहीं मानना चाहिए। इनका उपयोग प्रचलित फैशन तथा विशिष्ट शरीर की आकृति के अनुरूप होना चाहिए। फैशन के अकॉर्डिंग प्लस शरीर की आकृति किस प्रकार की उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तथा इनका उचित संयोजन जो है डिज़ाइन और नमूने को नवीनता और वस्त्र को सुंदर प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। हम कह सकते हैं कि यदि हम उचित डिज़ाइन लेंगे, शरीर की आकृति के अनुसार, फिटिंग के अनुसार वस्त्र सिलेंगे तो ये वस्त्र जो होगा हम इसको पहनेंगे तो सुंदर लगेंगे, हमारे शरीर पर ये व्यवस्थित लगेगा, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, हमें आत्मविश्वास लाएगा, हमको प्रसन्नता देगा, उत्साह देगा, है ना। अब देखते हैं कि डिज़ाइन के सिद्धांत कौन कौन से। सबसे पहले अनुपात। अनुपात डिज़ाइन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी कि इस सिद्धांत के अंतर्गत एक डिज़ाइन या एक ही नमूने के विभिन्न भागों का आपस में संबंध अनुपात में देखा जाता है। जैसे कि आकार, बनावट, रंग, ये सब क्या होते हैं, किस अनुपात में हम लेंगे, है ना। इन सब का संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही, ये संख्यात्मक भी हो सकता है ना, और गुणात्मक भी हो सकता है ना। वस्त्रों में आकर्षण तभी उत्पन्न होगा कि जब वे एक समूह में बिना डिज़ाइन और अनुपात में हो, है ना। तो हमें वस्त्र बनाते समय डिज़ाइन किस अनुपात में, कौन सी डिज़ाइन बनानी है, उसको किस अनुपात में लेना है, उसको संख्यात्मक रूप में और गुणात्मक रूप में दोनों ही प्रकार से ठीक ढंग से लेकर फिर हम डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है।
अब देखिए संतुलन। संतुलन से वस्त्र और परिधान में विश्रामदायक भाव आते हैं। जब संतुलन रहेगा, वस्त्र के डिज़ाइन में जब संतुलन रहेगा, व्यवस्थित डिज़ाइन बनेगी, तो उसको पहनकर हमें जो है संतोष का भाव हमें उत्पन्न होगा, है ना, एक विश्रामदायक जो है भाव हमें उत्पन्न होगा। संतुलन जो होता है प्राय वस्त्र की मध्य रेखा में देखा जाता है। संतुलन हम कहाँ देखते हैं? मध्य रेखा में देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी डिज़ाइन या वस्त्र का प्रत्येक भाग व्यवस्थित होना चाहिए, समान भार का होना चाहिए। जो भी डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो बराबर होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, है ना, उटपटांग नहीं होनी चाहिए, वस्त्र सुंदर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, संतुलित दिखाई देना चाहिए। रंगों तथा आकृतियों को केंद्र बिंदु के चारों तरफ इस प्रकार से रखा जाना चाहिए कि केंद्र के प्रत्येक और समान आकर्षण रहे और संतुलन एक आरामदायक प्रभाव है। डिज़ाइन में संतुलन होना चाहिए, उटपटांग डिज़ाइन नहीं बनाना है ना, उल्टी सीधी नहीं बनाना है। अब ये भी दो प्रकार का संतुलन हो सकता है। एक होता है हमारा औपचारिक संतुलन, दूसरा है अनौपचारिक संतुलन। औपचारिक संतुलन का मतलब ये है कि जब डिज़ाइन के सभी भागों में आकर्षण, अट्रैक्टिव होगी डिज़ाइन, उसकी रचना, उसका अलंकरण समान होगा, बराबर होगा, यानी कि बिल्कुल व्यवस्थित डिज़ाइन बनेगी, तो उस प्रकार को कहते हैं औपचारिक संतुलन, और वो आकर्षक होगी। ठीक है। अनौपचारिक संतुलन यानी इसमें डिज़ाइन के सभी भाग बराबर नहीं होंगे, है ना। आपने गले के अंदर डिज़ाइन बनाई है, तो आपने यदि चौकोर गला बनाया है या मटका गला बनाया है और ठीक व्यवस्थित नहीं बनाया है, तो वो डिज़ाइन जो होगी अनौपचारिक संतुलन उसमें कहलाएगा। परंतु केंद्रीय स्थिति में परिधि की ओर संतुलन में होते हैं। कहने का मतलब केंद्रीय स्थिति से परिधि की ओर संतुलन इसमें होना चाहिए, यदि नहीं है तो इसको अनौपचारिक संतुलन कहते हैं। अब देखिए डिज़ाइन के सिद्धांत का तीसरा पॉइंट है लय। पहला पॉइंट हमने पढ़ा अनुपात, दूसरा संतुलन, तीसरा है हमारा लय। लय डिज़ाइन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लय का अर्थ होता है गति से होता है। जैसे लय प्रकृति और संगीत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ठीक वैसे ही डिज़ाइन में भी लय का अर्थ है कि एक ऐसे मार्ग से जो कि रंग, रचना, रेखा, आकार और अलंकरण से हमारी आंखों को गति प्रदान करे। यानी कि जो भी डिज़ाइन हमने बनाई है वो दिखने में इतनी सुंदर, अट्रैक्टिव, व्यवस्थित हो, है ना, अपने आप में एक सुंदर और व्यवस्थित हो, और वस्त्र सज्जा में लय उत्पन्न करने के लिए रंग, रचना और रेखा, आकार, बनावट, आकृति आदि में पुनरावृत्ति है, स्वीकरण है और विकिरण आदि का प्रयोग भी हमें करना चाहिए। संपूर्ण वस्त्र में डिज़ाइन का संयोजन इतना रोचक होना चाहिए कि उस पर दृष्टि लयबद्ध गति से फिसले, मतलब उसको देखते ही हम एकदम से खुश हो जाएं और उसको देख करके हम देखें कि किस तरीके से बनाया गया है, उसमें इस तरीके से लय हमें देना है। आया समझ में? रेखाओं के द्वारा, आकार के द्वारा, उसके रंग के द्वारा, इतनी सुंदर बनावट के द्वारा हम उसमें एक अच्छा सा लय दे सकते हैं, ताकि हमारी देखने वाले की दृष्टि उस पर रुके नहीं और वो पूछे कि ये डिज़ाइन आपने कितना सुंदर और कैसे बनाया है ना। तो वस्त्र में लय उत्पन्न करके और उसमें सुंदरता और आकर्षण लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। देखिए अनुरूपता, यानी वस्त्र सज्जा में एक रूपता और अनुरूपता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वस्त्र में डिज़ाइन का निर्माण करते समय रेखा, आकार, रंग, बनावट का उपयोग में एक रूपता होनी चाहिए। यदि हमने डिज़ाइन को रेखाओं में काटा है तो व्यवस्थित रेखाएं होनी चाहिए कटी हुई, आकार उसका व्यवस्थित होना चाहिए, रंग उसका व्यवस्थित होना चाहिए, कपड़े का बनावट उसकी अच्छे से होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों में जब एक रूपता होगी, है ना, तो वस्त्र सज्जा करते समय सभी भागों की शैली, आकार और रंग, बनावट एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। तो हमें इस तरीके से वस्त्र सज्जा करनी है, इस तरीके से उसको डिज़ाइन देना है कि वस्त्रों की डिज़ाइन जो है उसमें एक रूपता आए, है ना। अब आता है दबाव। प्रत्येक वस्त्र सज्जा में एक महत्वपूर्ण केंद्र प्रसंग होनी चाहिए, इसे ही हम दबाव कहते हैं। यानी सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक बिंदु पर विशेष बल देना चाहिए ताकि आकर्षण उत्पन्न किया जा सके। जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो इसका जो केंद्र बिंदु है, इसका जो डिज़ाइन का जो सेंटर है, उसके ऊपर हमें विशेष फोकस करना चाहिए, और फोकस करने के साथ ही उस पर विशेष रूप से बल देकर के सुंदर हमें बनाने का प्रयास करना चाहिए। तथा वस्त्र सज्जा में यदि डिज़ाइन के चारों तरफ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाए तो डिज़ाइन किसी विशेष स्थान जैसे गले के चारों तरफ बनाई जाए तो उस पर दृष्टि ठहरती है ना। तो इस तरीके से हमें डिज़ाइन लेना है, दबाव डाल करके, इस तरीके से दबाव दे करके डिज़ाइंस बनाने हैं, सुंदर डिज़ाइन बनाने कि हमारी नज़र जो है वहाँ पर देखने वाले की टिक जाए और सुंदर लगे उसे। तथा वस्त्र और डिज़ाइन का आकर्षण केंद्र जो है बढ़ जाता है इससे, और दबाव देने से, तथा वस्त्र पर
एक से अधिक डिज़ाइन बना दिए जाए तो आकर्षण कम और दबाव केंद्र भी नहीं रहता है। समझ में? यानी कि कहने का मतलब ये है कि पूरे वस्त्र के अंदर आपने गले के अंदर सुंदर डिज़ाइन बनाई है, तो गले के अंदर आपने या तो सेंटर के अंदर सुंदर डिज़ाइन बना दी है या फिर पूरे गले के अंदर बनाई है ना। तो एक ही जगह फोकस करके उस डिज़ाइन को हमें सुंदर तरीके से व्यवस्थित बनाना है ताकि देखने वाले की नज़र उस पर टिकी रहे, है ना। और यदि हम पूरे ही कुर्ते के अंदर कुर्ता बना रहे हैं, उसके ऊपर पूरे कुर्ते में डिज़ाइन दे देंगे तो वो देखने वाले को इतनी प्रसन्नता और खुशी भी नहीं मिलेगी, पहनने वाले को भी बहुत अजीब सा लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब डिज़ाइन एक ही दें, एक ही चीज़ पर फोकस करके सुंदर तरीके से डिज़ाइन बनाएं और व्यवस्थित बनाएं ताकि देखने वाले को भी सुंदर लगे और सभी और हमारी डिज़ाइन आकर्षक भी लगे, है ना। और कम बनाए डिज़ाइन लेकिन सुंदर बनाए, व्यवस्थित बनाए, है ना। तो दबाव के द्वारा भी हम वस्त्र को आकर्षक बना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार उपरोक्त कला के तत्वों को हमने देखा पहले, फिर हमने डिज़ाइन के सिद्धांत देखे। इनका अध्ययन करने के बाद हम उचित डिज़ाइन वाले वस्त्रों का चयन कर सकेंगे, है ना। अब हमें मालूम चलेगा कि हमें किस तरीके के वस्त्रों का चयन करना है, किस तरीके के वस्त्र पहनने हैं, किस प्रकार के वस्त्रों को पहनने से, किस प्रकार के रंगों को पहनने से हमें खुशी मिलेगी, हमें आत्मविश्वास उत्पन्न होगा, हमें प्रसन्नता होगी, हमें शांति होगी, है ना। तथा वस्त्र सज्जा करते समय और करवाते समय डिज़ाइन के सिद्धांतों को विशेष रूप से हम ध्यान देंगे अब, और कला के तत्वों का भी उपयोग करके वस्त्र में सुंदरता में वृद्धि करेंगे, और जिससे कि उचित डिज़ाइन के वस्त्र पहनने से हमारा व्यक्तित्व सुंदर लगेगा, है ना, और हम सुंदर भी लगेंगे, है ना। और हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब वस्त्र ही है, वस्त्रों से ही व्यक्ति की पहचान होती है ना। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि किस प्रकार के अब हमें वस्त्रों का चयन करना आ गया। वस्त्रों को किस प्रकार से हम चयन करेंगे, वस्त्रों के रंगों का किस प्रकार से चयन करेंगे, किस प्रकार से डिज़ाइन का चयन करेंगे, है ना, कि उससे हमें पहनने पर हम आकर्षक लगें, सुंदर लगें और वो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करे, है ना, हमें एक आत्मविश्वास भर दे, उत्सुकता भर दे, है ना, ऊर्जावान हमको बना दे, है ना, हमें जोश भर दे। आया समझ में? तो अब हमें इस लेसन को पढ़ करके और हमने क्या सीखा, यही सीखा कि हम वस्त्रों का चयन किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार की वस्त्रों की बनावट होनी चाहिए, किस प्रकार का डिज़ाइन होना चाहिए, किस प्रकार के रंग चूज़ करने, किस प्रकार के वस्त्र हमें पहनने हैं, क्योंकि वस्त्र ही हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी, लेसन भी यही कंप्लीट हो रहा है। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे, है ना।